फ्रेंड्स अब आ रहा है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, इट इज कार फैसिलिटी। कार फैसिलिटी का क्या मतलब है, हम परक्विजिट्स की बात कर रहे हैं ना हमारे इसमें इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर में। तो कार फैसिलिटी का मतलब हुआ कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गाड़ी की फैसिलिटी दी, मतलब उसको गाड़ी प्रोवाइड कर दी, कार प्रोवाइड कर दी, या फिर अगर मैं कहूँ कार नहीं प्रोवाइड करी, कार एम्प्लॉय की खुद की थी, लेकिन उसको बोल दिया गाड़ी चलेगी तो कुछ ना कुछ रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस लगते हैं ना गाड़ी पर, तो वो रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड कर दी, मतलब बेनिफिट दिया तो टैक्स लगेगा, इनकम हो गई। तो चलो अब पहली बात है स्टूडेंट, ये जो गाड़ी प्रोवाइड की गई थी, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गाड़ी दी, लेकिन वो गाड़ी किसके लिए चलनी थी, सिर्फ और सिर्फ फुली फॉर ऑफिशियल पर्पस ओनली। अगर वो गाड़ी सिर्फ ऑफिशियल पर्पस के लिए चल रही है तो क्या एम्प्लॉय का खुद पर्सनल बेनिफिट हुआ? नहीं। तो यहाँ पर कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा, इट शेल बी कम्प्लीटली एग्जाम। देखो फ्रेंड्स, कोई जरूरत नहीं है क्रैम करने की, प्रोविजंस को समझ लो, हर प्रोविजन हमने समझा है, क्रैम नहीं किया, तो यहाँ भी समझ लो, क्रैमिंग से कितना याद रख लोगे तो समझ के करो। चलो, कार ऑफिशियल पर्पस के लिए तो फुली एग्जाम, बिकॉज बेनिफिट ही नहीं हुआ। अब बात आती है कि जब आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी, एम्प्लॉय को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी, तो कैसे पता चलेगा कि उसने फुली ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज की थी, कि बेनिफिट नहीं है, टैक्स नहीं देना। तो स्टूडेंट इसके लिए क्या होता है, एम्प्लॉयर मेंटेन कर लेता है हर जर्नी का रिकॉर्ड कि भाई वो कहाँ कैसे गया, प्लस उसको क्या करता है, वो अपने एम्प्लॉय को एक सर्टिफिकेट इशू कर देता है दैट यस, अब मैं आपको सर्टिफाई कर रहा हूँ कि आपने गाड़ी सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल पर्पस के लिए ही यूज की थी। ओके, तो चलो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, गाड़ी जो है वो उसने फुली पर्सनल पर्पस के लिए यूज की, मतलब ऑफिशियल के लिए तो की नहीं की, सिर्फ और सिर्फ अपनी पर्सनल पर्पस के लिए यूज करी। तो स्टूडेंट इस केस में अब बेनिफिट तो है, इनकम तो है, बिल्कुल है। तो इसके लिए मैं आपको दो कैटेगरीज बनवा रही हूँ, जैसे मैंने आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन में बनवाई थी, ठीक है। दैट फर्स्ट इज कि अगर जो गाड़ी है वो किसकी है, एम्प्लॉयर की खुद की, कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, गाड़ी किसकी है, एम्प्लॉयर की। और सेकेंड केस क्या बनाया था हमने रेंट फ्री अकोमोडेशन में भी, कि उसने ये गाड़ी हायर बेसिस पर लिया, एम्प्लॉयर ने पहले खुद हायर बेसिस पे लिया, अब एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर दी, यानी हायर चार्जेस पे कर है। तो गाड़ी अगर खुद एम्प्लॉयर की है स्टूडेंट, तो इस केस में टैक्सेबल अमाउंट शेल बी दैट 10% ऑफ कॉस्ट, 10% ऑफ कॉस्ट, क्लियर। और ये 10% भी हम किस लिए ले रहे हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं गाड़ी चल रही है तो कुछ ना कुछ नॉर्मल वियर एंड टीयर एक्सपेंसेस होते रहते हैं ना, तो इस वजह से 10% ऑफ कॉस्ट शेल बी टैक्सेबल, कितना उसको बेनिफिट हो गया, ठीक है। अगर गाड़ी हायर बेसिस पर ली थी एम्प्लॉयर ने, फिर एम्प्लॉय को प्रोवाइड करी, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स उसके लिए देखो बेनिफिट क्या हुआ। अगर मैं यहाँ पर ये मानूँ कि एम्प्लॉयर ने गाड़ी नहीं ली हायर बेसिस पर, एम्प्लॉय ने ली, जस्ट अज्यूम, तो इसका मतलब वो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको क्या पे करना पड़ता, हायर चार्जेस गाड़ी के, रेंट गाड़ी का हायर चार्जेस प्लस। अब देखो इसका मतलब ये जो हायर चार्जेस हैं ये उसके लिए यहाँ पर बेनिफिट हो गया, क्योंकि एम्प्लॉयर ने पे कर दिए, वरना एम्प्लॉय पे करता। तो यहाँ पर ये रहा उसके लिए कंप्लीटली टैक्सेबल। प्लस मान लो, अब मान लो कि एम्प्लॉयर ने साथ में उसको कुछ ड्राइवर भी दे दिया, उसमें कोई ड्राइवर दे दिया, और ड्राइवर की सैलरी कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर दे रहा है, एम्प्लॉयर दे रहा है, मतलब ये एडिशनल बेनिफिट है, तो प्लस ड्राइवर सैलरी, बट इफ इट इज पेड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय ने सैलरी दी है तो बेनिफिट नहीं होगा ना, वो तो उसने अपनी पॉकेट से दिया, एम्प्लॉयर ने दिया तो बेनिफिट है, ऐड करो। प्लस कुछ रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस तो होते ही होते हैं, गाड़ी चलेगी तो कुछ ना कुछ तो खर्चा होगा, रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस होंगे। अगर वो एम्प्लॉय खुद की पॉकेट से दे रहा है तो इट मीन्स नो बेनिफिट, लेकिन अगर वो पे कर रहा है एम्प्लॉयर तो वो भी बेनिफिट होगा, उसको यहाँ पर भी ऐड कर देना, ठीक है। तो कहीं कोई क्रैमिंग नहीं करी हमने, सब प्रोविजंस लॉजिक से समझे, तो ये मत समझना है प्रोविजंस को कैसे लर्न करेंगे, लर्न नहीं करना, अंडरस्टैंड करना है। चलो अब नेक्स्ट आ रहा है स्टूडेंट कि गाड़ी जो है वो यूज की गई है पार्टली फॉर ऑफिस पर्पस एंड पार्टली फॉर पर्सनल पर्पस। इसका मतलब कुछ जर्नी ऑफिशियल पर्पस के लिए करी, कुछ जर्नी अपने पर्सनल पर्पस के लिए करी। तो इस कैटेगरी में स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पर दो केसेस आएंगे, केसेस थोड़े स्लाइटली डिफरेंट है, समझो तो बहुत आसान है। फर्स्ट तो है पार्टली ऑफिस एंड पार्टली पर्सनल पर्पस के केस में ये है कि गाड़ी जो है ना, गाड़ी जो है वो किसकी है, ऑनर कौन है, एम्प्लॉई है, एम्प्लॉयर नहीं है, एम्प्लॉई है, दैट इज व्हाई दिस प्रोविजन इज स्लाइटली डिफरेंट, एम्प्लॉई है। एंड इन द सेकेंड केस गाड़ी का ऑनर एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर, ठीक है। तो पहले हम यहाँ की बात करते हैं, अगर गाड़ी का ऑनर एम्प्लॉय है, खुद है, तो भी बात आओ, गाड़ी का ऑनर वो खुद है, इसका मतलब बेनिफिट तो थोड़ा कम ही मिल रहा है, एक तो खुद एम्प्लॉय है, अब उसने ऊपर से यहाँ पर क्या कह दिया कि ये जो गाड़ी का एक तो एम्प्लॉय ऑनर है, प्लस जो गाड़ी के रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस है वो भी एम्प्लॉय खुद ही पे कर रहा है, गाड़ी के रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस भी एम्प्लॉय खुद पे कर रहा है, गाड़ी भी एम्प्लॉय की है, तो क्या यहाँ पर कुछ बेनिफिट है, द आंसर इज नो, कुछ टैक्सेबल नहीं होगा। बट इन कंपैरिजन गाड़ी एम्प्लॉय की खुद की है, लेकिन उसके रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस उसका एम्प्लॉयर पे कर रहा है, अगर एम्प्लॉयर पे कर रहा है यानी उसको यहाँ पे रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस का बेनिफिट हुआ ना, वरना उसको खुद पे करना पड़ता। तो
टैक्सेबल क्या रहेगा, जो रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस एम्प्लॉयर ने पे करे हैं। लेकिन क्या कंप्लीटली टैक्सेबल रहेंगे? द आंसर इज नो। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि गाड़ी एम्प्लॉय की थी, तो कुछ तो बेनिफिट दो उसको। बेनिफिट क्या रहेगा वो देखो, इसमें से आप लेस करोगे 1800 पर मंथ या फिर 2400 पर मंथ। अभी किस बेसिस पर डिवाइड होगा? अगर गाड़ी की इंजन कैपेसिटी अप टू 1600 सीसी है, गाड़ी की इंजन कैपेसिटी अप टू 1600 सीसी है, 1600 सीसी है, तो उस केस में 1800 पर मंथ लेस करना। गाड़ी की इंजन कैपेसिटी मोर देन 1600 सीसी है, तो फिर इस केस में स्टूडेंट्स रहेगा आपका 2400 पर मंथ लेस। अब ध्यान रखना एग्जामिनेशन में क्या होता है कि वो देंगे 1600 ही है, एग्जैक्ट है, तो कंफ्यूजन हो जाती है कि 18 या 24, तो अप टू 1600 तो 1800 पर मंथ शेल बी डिडक्टेबल। क्लियर? और जो बैलेंस रहेगा वो रहेगा टैक्सेबल। अब आपको ये समझ आया यहाँ पर लेस क्यों किया? क्योंकि गाड़ी इंप्लॉय की थी तो उसको कुछ तो बेनिफिट दो, इस वजह से। अब नेक्स्ट केस आता है कि अगर गाड़ी का ऑनर है एम्प्लॉयर। कौन है? एम्प्लॉयर। अब इसमें भी दो केसेस बन सकते हैं ना एम्प्लॉयर वाली कैटेगरी में, कि गाड़ी का एम्प्लॉयर ऑनर है एम्प्लॉयर, लेकिन रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस पे करे एम्प्लॉय ने। किसने पे करे? एम्प्लॉय ने। यानी यहाँ पर बेनिफिट हुआ, लेकिन फिर भी स्लाइटली कम हुआ। क्यों? क्योंकि रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस एम्प्लॉय खुद पे कर रहा है, खुद पे कर रहा है, तो यानी थोड़ी सी लोअर कैटेगरी पे बेनिफिट हुआ। तो यहाँ पर उसके लिए टैक्सेबल क्या रहेगा? 600 पर मंथ या 900 पर मंथ। और ये पर मंथ है, मंथ है, तो जितने टाइम के लिए यूज किया मल्टीप्लाई करोगे उतने मंथ से। चलो 600 कब रहेगा? तो सेम, अगर इंजन कैपेसिटी है अप टू 1600 सीसी तो 600 पर मंथ शेल बी टैक्सेबल है। और अगर मोर देन 1600 सीसी उसकी इंजन कैपेसिटी थी उसकी गाड़ी की, तो 900 पर मंथ। ठीक है? क्योंकि गाड़ी एम्प्लॉयर की थी, लेकिन रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस खुद पे की हैं, तो थोड़ा कम बेनिफिट हुआ, तो कम वाला अमाउंट लिया, 600-900 वाला। चलो अब अगर गाड़ी भी एम्प्लॉयर की है, प्लस जो रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस है वो भी एम्प्लॉयर ही पे कर रहा है, तो यानी यहाँ तो बेनिफिट ही बेनिफिट है। ये तो गाड़ी एम्प्लॉयर की प्लस रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस भी वही पे कर रहा है, तो इस केस में टैक्सेबल अमाउंट रहेगा 1800 पर मंथ या फिर 2400 पर मंथ। अब ध्यान रखना, जहाँ पर गाड़ी एम्प्लॉय की थी, एम्प्लॉयर ने पे करा था रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस को, वहाँ पर हमने रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस का जो बेनिफिट मिला था उसमें से ये माइनस किया था 1800 2400। यहाँ पर टैक्सेबल रहेगा 1800 और 2400, गाड़ी एम्प्लॉयर की है, प्लस उसी ने रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस को पे किया, यानी बेनिफिट बहुत हुआ। तो 1800 या 2400 उसके लिए टैक्सेबल रहेगा पर मंथ। कैसे? वही बेसिस ऑन इंजन कैपेसिटी अप टू 1600 सीसी 1800 पर मंथ, मोर देन 1600 सीसी ऑफ दैट इंजन कैपेसिटी ऑफ दैट कार, तो 2400 पर मंथ। क्लियर? अब एक बात और देखो, इन पर्टिकुलर केसेस में उसने क्या बोला, अगर अब उसने गाड़ी के लिए ड्राइवर भी प्रोवाइड कर दिया एम्प्लॉयर ने, तो स्टूडेंट उस केस में 900 पर मंथ ड्राइवर की जो फैसिलिटी है उसके लिए 900 पर मंथ भी टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन कब? अगर ड्राइवर किसने प्रोवाइड करा था? एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया था। ठीक है? अब एक बात मानो कि जो हमने ये सेकंड केस किया कि गाड़ी जो है उसने पार्टली ऑफिस पर्पस के लिए यूज करी और पार्टली पर्सनल पर्पस के लिए, लेकिन मान लो कि उसने दो गाड़ी को ऐसी फैसिलिटी दिखा दी कि ये दोनों गाड़ियां मैंने पार्टली ऑफिस पार्टली पर्पस के लिए यूज करी, तो आप क्या मानोगे? क्या दोनों गाड़ियों के लिए होगा? नहीं। तो इसका मतलब प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, टैक्स एविजन हो रहा है। तो उसने बोला इनकम टैक्स ने आपको कि इस केस में एक गाड़ी को तो लिया जाएगा पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल, कि ठीक है हम उसी के बेसिस पर आपको इस पर टैक्स करेंगे, दैट इज पार्टली ऑफिस एंड पार्टली पर्सनल पर्पस। मिस प्रिंटिंग है यहाँ पर, इसको क्लियर, इसको ठीक कर लो, पार्टली पर्सनल पर्पस। लेकिन जो सेकंड गाड़ी होगी अब हम उसको मानेंगे, उसको ये मानिया जाएगा दैट इट इज एज्यूम दैट इज यूज्ड फॉर फुली पर्सनल पर्पस। क्या मान लोगे उसको? फुली पर्सनल पर्पस। और फिर कैटेगरी देखो, एम्प्लॉयर की गाड़ी थी, हायर बेसिस पर थी वो। ठीक है? आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया। प्रोविजन स्टूडेंट, ये प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए, आपके एमसीक्यू के लिए भी और प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए भी। तो एक काम करो, एक बार इसको दोबारा रिवाइज कर लो। कुछ भी क्वेरी है आपको तो वो मुझसे क्वेरी ले लेना। ठीक है? इन केस ऑफ एनी क्वेरी प्लीज कॉन्टैक्ट मी फ्रीली। और एक बार फटाफट से इसको रिवाइज करो, फिर हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे, हमारे नेक्स्ट इस पे प्रोविजन पर, नेक्स्ट पर्क्विजिट पे हम मूव करते हैं। ओके।